नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता के बीच रहकर और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। आज इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से बलराम जी, जो वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ बलराम जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं बलराम नाइक, वार्ड नंबर 7, मोला नाइका जी कोर्ट के पीछे। जी सर, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सर, राजनीतिक कांग्रेस से शुरुआत हमारे पिताजी रामदेव सिंह मेरिया जी के साथ रहते थे जी। और कांग्रेस के बड़े लीडर थे और हमारा पसंदीदा चेहरा था, हमारी कम्युनिटी के बड़े नेता थे। जी। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है। हाँ सर। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सर, उनसे हमारा डायरेक्ट कोई टकराव नहीं है। वो एक राजनीति की जो करती है, वो जातिवाद की राजनीति करती है सामने वाली पार्टी जी। और कांग्रेस ने, लोग कहते हैं 70 साल में जी। आज हिंदुस्तान जिस छांव में बैठा है वो पेड़ कांग्रेस का लगा हुआ है। जी। आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? चुनौतियां यही थी सर, वार्ड में जो हम ऐसी समाज से आते हैं, वार्ड ऐसी का वार्ड है, 70% नाइक समाज है, 30% अदर कास्ट थी। जी। तो हमने तो ये सोचा सर, हमारी जो कम्युनिटी के बारे में लोगों के जो विचार थे, ऐसी के लोग हैं, नाइक समाज के हैं जी। तो हमें चुनाव लड़ने का ये हमारा मकसद है कि हम हमारे वार्ड में हम लोगों के सामने हमारा अच्छा व्यवहार बना सके। जी। हमने कांग्रेस पार्टी से टिकट की डिमांड की, कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी। जी। और हमने मेहनत की और वार्ड में जो समस्या थी, रोड, पानी, बिजली, सीवरेज की, जी। वो हमने हमारे विधायक जी के माध्यम से निवेदन किया और आज मेरे वार्ड में 90% जो काम है जी। वो हुए हैं सर। जी। उसमें कतई एकदम पारदर्शी काम है। जी, क्या क्या काम करवाए हैं आपने अपने वार्ड में, वो भी सर, खुलकर बताइए। L&T से जो सीवरेज का मेरा वार्ड कंप्लीट है। जी। वार्ड में जहां जहां चौराहे है वहां डबल लाइटें हैं। जी। वार्ड में कहीं भी कोई लाइट की समस्या नहीं है। पानी मेरे वार्ड में दोनों टाइम आता है। जी। और नाली और सफाई का काम रोजमर्रा का काम है, जो दिनचर्या के हिसाब से रोजाना ये चलता रहता है। जी। अब हमारे पिछले जो 4 महीने पहले हमारे वार्ड की एक बड़ी समस्या थी क्या कि हमारे समाज का आज सिक्कर में 10,000 वोट है, जिसमें 3 वार्ड नायकों के, एक दो बसंत विहार, एक पिपराड़ी रोड, एक वार्ड नंबर 7 कोरट कैंपस। जी। तो हमारे समाज ने एक प्रस्ताव रखा कि साहब, हमारे समाज के नाम से कोई सामुदायिक भवन हमें बन जाए। जी। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया, हमारे समाज के कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी लोगों। जी। तो पारिक साहब ने उसके लिए हमारे को 80 लाख रुपया पास किए और हमारा सामुदायिक भवन पास हुआ है। जी। उसके बाद में आचार संहिता लगी, इस करके हमारा काम डिले है। हमारा काम चालू भी हो गया, वो आचार संहिता और राजनीतिक पलट निकालने की वजह से एक बार काम डिले पड़ा सर। जी। हमारे कांग्रेस की तरफ से हमारा बड़ा काम हुआ है, 80 लाख रुपए का हमारा सामुदायिक भवन पास हुआ है सर। जी। अब उसके लिए कांग्रेस सरकार के हमारे राजेंद्र जी पारिक, जो हमारे स्वरूप भगवान के रूप के हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लोग के हमेशा उनके विचार, छोटा मोटा जो भी काम हो, हमारे शमशान घाट का हो, हमारे वार्ड में सामुदायिक भवन है, ये जैसे भी हमारे समाज के छोटे मोटे काम है, सामूहिक सम्मेलन शादियों के, उनमें भी हमारे खूब इन लोगों ने सहयोग किया है। जी। और हमें खूब बड़ा आशीर्वाद दिया है सर। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए, जो आपके विपक्ष में हैं, उनका रवैया कैसा है जनता के प्रति? देखो, स्थानीय नेता की तो ऐसे साहब, मैं तो 2 बार पार्षद बन गया। फर्स्ट में मेरे ताऊ जी थे, भंवरलाल जी ठेकेदार जी, जो कांग्रेस से पार्षद थे। जी। उसके बाद में हमारी चाची जी बनी, जो बीजेपी से थी। जी। उनका कार्यकाल चाचा जी का, ताऊ जी का, सबका बढ़िया रहा। और उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ा, 2 बार मैं चुनाव जीत गया कांग्रेस से। जी। जी। तो राजेंद्र जी पारिक जी के अलावा अगर सीकर में कोई विधायक का चुनाव जीतता है जी, और वो कोई पब्लिक के ना समझ से अगर कोई चुनाव जीता है, तो उनका कोई सब स्टेटस नहीं है। आज राजेंद्र जी पारिक के का जो लेवल है, आज सीकर में आप चौराहे से लेके बड़े जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं, जी,
जैसे अपने बड़े ऑडिटोरियम हो, कोरट कैंपस हो, कल्याण हॉस्पिटल हो, उनके विचार, उनका जो सपना है सीकर के लिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी रोड पे चले जाओ, राजेंद्र जी पारिक ने जो सीकर के लिए जो काम किए हैं, मैं ज्यादा तो नहीं ये कह सकता, लेकिन कोई सीएम भी अपने क्षेत्र में इतना काम नहीं कराया जितना राजेंद्र पारिक जी ने करवाया जी। ये तो सौभाग्य है सीकर का। हाँ सर, ऐसे नेता मिले। हाँ सर। आप फिर से राजेंद्र जी पारिक यहाँ से विधायक हैं। हाँ सर। तो इन आने वाले 5 साल में आपके अनुसार क्या क्या उनकी रणनीति है, क्या क्या विकास कार्य और करवाएंगे? सर सरकार किसी की भी, हमारी जो राजेंद्र जी पारिक हमारे सीकर की सरकार है जी, सीकर के सीएम है, सीकर के विधायक है, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं जी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये आदमी मुझे वोट देगा या ना देगा। जो आदमी वहां गया है, उन्होंने जो भी कोई काम है जी, निवेदन किया है या समस्या है, उनका हल उन्होंने तत्पर के लेके उसको किया है सर जी। यहाँ से सीकर से रतनलाल जी जलधारी, जिनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह रही कि उनको इस बार इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? सर राजेंद्र जी पारिक के सामने चुनाव लड़ने की उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो पार्टी ने उनको एक मोहरा था कि उनको सबको मालूम था। सब राजस्थान में जो एक सीट है जी, सीकर जिला, जिसके विधायक जी राजेंद्र जी पारिक जी 6ठी बार रहे हैं जी, लोकप्रिय नेता है, लोगों से जुड़ाव है, उनमें आज तक कोई जातिवादी की बात नहीं की उन्होंने, पब्लिक से उनका जुड़ाव है। सीकर के लिए उनका ड्रीम्स है कि सीकर एक ऐसे संभाग बने कि जो सीकर के जो किलोमीटर जैसे भी एंट्री बढ़ेगा जिले में जी, तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं सीकर में आया हूं या कोई जयपुर या दिल्ली में आ गया। उनका ये एक सपना है जी। पार्टी ने तो रतन जलधारी को एक मोहरा बनाया। सब पार्टी ने मालूम था कि पारिक साहब के सामने कोई जीतने वाला शख्स नहीं है, तो जलधारी जी को उतार दिया। 30,000 से वोट जलधारी जी अगर हारे हैं तो उनका कहां पारिक साहब के सामने उनकी टक्कर है साहब चुनाव लड़ने जी। पारिक साहब एक साफ सुथरी छवि के आदमी है। आप ये देखो, जब उनके चुनाव आए थे, उनके 2 समस्या सामने आई। एक तो उनकी भाभी जी खत्म हुए थे जी, 2 उनके हाथ से आए थे घर परिवार में। जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे जिले को कवर करते हैं, लोगों से संपर्क, डोर टू डोर संपर्क करते हैं। उनके घर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो लोगों से सीधे जुड़े रहे। लोगों का मन था कि अगर पारिक जी घर भी बैठ जाएंगे तो हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और उनको जिताएंगे। एक लोगों का सपना था कि हमारे अगर कोई विधायक बनेंगे वो राजेंद्र जी पारिक जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, आपके विधायक यहाँ से जीते हैं, उनको जिताने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, कैसे जनता से संपर्क साधा, वो भी जरा जनता को बताइए। सर पारिक साहब को जिताने का प्रयास की कहीं भी जरूरत है, हमने पारिक साहब की और हमारी सरकार की जो योजना थी जी, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जी, उसमें हर पढ़ाई की और पेंशन की, वर्ग औरतों के लिए जी, वर्ग आदमियों के लिए, राशन की, जो कांग्रेस सरकार की जो योजना थी जी, हमने लोगों को दिल खोल के उनको ये बताया कि इसमें कहीं भी कोई गफला नहीं है। ये कांग्रेस सरकार, जो कि हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुखर्जी अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं चालू की है जी, आज हमारी सरकार नहीं आई, हम ये नहीं मानते कि साहब हम हार गए। मैं ये कहना नहीं चाहूं, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं जी, वो आम जन तक नहीं पहुंची, जिसमें हमारे सरकारी अफसर वो लापरवाह रहे जी। मानते हैं हमारी भी कुछ खामियां थी, डोर टू डोर हम पहुंच नहीं सके, लेकिन हमने हमारे वार्ड में लोगों को, हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग आदमी हो, उनको हमारी जो सरकार की योजना है, हमने घर घर जाके उनको ये बताई कि हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, हमारी सरकार अगर बनती है तो आप लोगों को जो रोजाना दिनचर्या की जो कानून की जो गवर्नमेंट की वो मिलती है जी, योजनाएं, लाभ जो मिलेगा वो आप तक डायरेक्ट पहुंचेगा, उसमें कहां कोई कटौती नहीं होगी। आप ये देखो ना, 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए लैपटॉप, स्कूटी जी, औरतों के लिए मोबाइल, खाद। आज ये देखो ना, हमारे जो राशन के जो किट, आज
कहीं भी देख लो, आज 60% मजदूर लोगों के पास गहलोत साहब के किट के थैले मिलेंगे। जी बिल्कुल। हमने हमारी जो योजना है घर घर तक पहुंचाई है। गहलोत साहब ने कोई भी जातिवादी की राजनीति नहीं की है। कहीं हमसे कोई चूक हुई थी? चुनाव में हमारी सरकार नहीं बनी जी, हमें इसका दुख नहीं, लेकिन हम हमारे सीएम की जो योजनाएं हम उसी विस्तार से उसी रनवे पर लग रहे हैं कि आगे जो होगी वो कांग्रेस सरकार ही होगी। सर जी, इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद, इतनी अच्छी योजनाएं जनता को दे रही थी कांग्रेस सरकार, फिर भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह रही? वजह यही रही सर, हमारे जो गवर्नमेंट बड़े अफसर है वो ऑफिसों से निकले नहीं, लोगों तक तो योजनाएं नहीं पहुंची। आज इंडिया में जो बड़ा वोट, बराबर का वोट बैंक है, वो औरतों का है जी। नारी शक्ति जी, नारी शक्ति तक ये योजना हमारी 70% तक लोगों ने पहुंचने नहीं दी थी। ये रिव्यूडम है, ये हिसाब हमने जो किट पहुंचाए जी, उनमें हमारे खिलाफ लोगों ने ये कह दिया ये मोबाइल खराब है, ये खराब है, जबकि हमारे जो मोबाइल जितने बटने थे जी, उनमें 90% मोबाइल बटे सर। हार का कारण हमारी पार्टी ने जो योजना पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया जी, हम योजना, लोगों की मदद, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम उस विषय में, इन लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं किया, जातिवादी, राम मंदिर और भाईचारा, ये गलती बातें फैला के ये चुनाव जीता इन्होंने जी। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, क्या राम मंदिर बनने के पीछे कोई राजनीतिक कोई उठापटक है आपके? राज मंदिर बनने में तो राम मंदिर तो आज ये मान रहे हो कि आप इंडिया में आज कोई पहला राम मंदिर बना है जी? इतना बड़ा और विशाल मंदिर तो ये पहले ही है। मैं ये मानता हूं कि जब हम छोटे थे ना जी, तो हमारे लिए तो देवीपुरा बालाजी मंदिर भी बहुत बड़ा था, भव्य था जी। ये जैसे जैसे देश तरक्की करेगा वैसे वैसे बजट बड़ा आएगा, लोगों का पैसा, ये तो राम मंदिर बड़ा बनने में तो इसमें क्या लोगों का पैसा है, इन लोगों ने जातिवादी फैला के। बाकी हम तो कांग्रेस सरकार में जन्मे में राम है, बलराम नाम है सार जी। आज तक मैं ये कह दूं कि अगर कांग्रेस के 9 साल में किसी के बच्चे का नाम राम निकला है क्या, जो आज मैं बलराम बोल रहा हूं, बलराम जाखड़ बोल रहा हूं जी, ये सब कांग्रेस में पैदा हुए बलराम है साहब, इनके राज में कोई बलराम नहीं पैदा हुआ है। ये राम रहीम ये सब कांग्रेस के राज में थे, इन्होंने तो जातिवादी की है और वोट हासिल किए हैं। सारे हर घर में मंदिर है, उसी घर से अगर मंदिर से देश चलता है तो सब हर पार्टी मंदिर बना बना के चुनाव जीत जाएगी फिर तो जी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में राजस्थान में नए सीएम भजनलाल शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है और राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? हमारे एसएसओ जी गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लाई थी जी धरातल पे, उसके बाद में इनके पास तो लिखित में एक भी योजना कोई नई नहीं है जी। वही तो योजना, आप ये बताओ कि मैंने बच्चे से लेके बुजुर्ग पेंशन तक योजना बता दी, इसके बाद में ये क्या योजना लाएंगे? ये मरने वाले आदमियों को वो उसका दाह संस्कार का सामान देंगे क्या? योजना तो हमारी बनाई, उस पर काम करेंगे ये जी। जो हमारे गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई है उसी पे काम करेंगे ये, और झूठ पाखंड की 4-5 साल चलाएंगे ये लोग जी। ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से इनकी पर्ची आएगी और भजनलाल जी को जो बोलना है वो फिक्स है, भजनलाल जी वो बोलेंगे जी। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे, आपने इन दोनों का राज्य देखा है, राज देखा है? देखा साहब। तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं? देखो समानता जी, गहलोत साहब को पब्लिक वो अपने बचपन से लेके और अपनी एज तक की सारी बातें लोगों को मेंशन करते हैं कि मैं इस परिवार से उठ के इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए थे जी। वसुंधरा राजे राज परिवार से है साहब जी। उन्होंने तो एक बड़े राजघराने की बेटी थी, बीजेपी को तो एक बड़ा वो सीएम चाहिए था, उनको लाके पब्लिक से वसुंधरा जी का कोई ऐसा कोई जुड़ाव नहीं था कि उन्होंने कोई देश राजस्थान का भला किया हो जी। जो राजस्थान में जो आज तक
जो पिछले 35 साल के जब तक गहलोत साहब थे, जो उनकी जो स्कीमें चली आई है, वो जो गहलोत साहब ने जो दी है वो वसुंधरा जी ने नहीं दी है। वसुंधरा जी ने जातिवादी की राजनीति की। गहलोत साहब सैनी समाज से आते, उन्होंने किसी भी सैनी को न तो विधायक बनाया न कोई सांसद बनाया। उन्होंने सिर्फ पब्लिक के लिए सेवा की और पब्लिक के लिए योजनाएं लाई और अपने राजस्थान को नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प था। हम किसी भी कारणवश हारे हैं, उसमें हमारी पार्टी मंथन कर रही है सर। जी, राजस्थान में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है राजनीति में? राजस्थान में हमारा गहलोत साहब। जी, क्या वजह है? वजह साहब साफ सभी उनके जो रवैया है वो भेदभाव का नहीं है सर जी। आज भी आप उनके पास देखो तो आम पब्लिक उनसे सीधी जुड़ती है, न कि उद्योगपति उनके पास बैठते हैं। हमारे सांसद या विधायकों से वो घिरे रहते हैं। वो उनको ये मालूम चल जाएगा कि हमारा पार्षद वहां ऑटो के पास खड़ा है, अगर वो यहाँ से रैली में निकल रहे हैं और उनकी नजर अगर वो हमारे पे गिर गई कि पार्षद खड़ा है, तो वो साहब हाथ करके उनको बुलाएंगे। उनका दिल से जुड़ाव लोगों से जुड़ा हुआ है। जी, आपका राजनीतिक में अगला कदम क्या है? क्या आप भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? सब देखो, हमारे पार्षद का जो चुनाव है जी, हमारे सीकर में आज तक ऐसी कम्युनिटी का कोई चेयरमैन नहीं आया जी। तो भविष्य में अगर हम हमारी पार्टी के लिए सही कार्य करता रहते हैं, हमारे वार्ड के लोगों के लिए सही कार्य करता रहते हैं जी, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे, समस्या से जुड़े रहेंगे, उनकी समस्या दूर करेंगे, उनको ऐसी का अगर चेयरमैन का कोई आएगी तो हमें भी अपना सपना देखने का हक है। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे युवा साथी, हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान छात्र, हमारी भाई और बहनों, मैं ये कह रहा हूं, हमें अपना लक्ष्य हमारे देश के लिए और हमारे घर के लिए, हमारे जिले के लिए और हमारे परिवार के लिए हमेशा तत्पर रह के और देश का भला, समाज का भला और अपने घर का भला हमेशा करते रहो। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ बलराम जी, जो सीकर के 7 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए